नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक सवाल है, जब प्रधानमंत्री बनारस में जेल की दीवार का उद्घाटन कर सकते हैं, जब प्रधानमंत्री बनारस के घाटों पर शिलापट का उद्घाटन कर सकते हैं, जब प्रधानमंत्री बनारस में टीचर्स के फ्लैट का उद्घाटन कर सकते हैं, जब प्रधानमंत्री बनारस में एक शहरी संपर्क मार्ग की विशेष मरम्मत और चौड़ीकरण के बाद उसका उद्घाटन कर सकते हैं, तब प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते हैं? सड़क और जेल की दीवार के बाद तो संसद की इमारत ही बचती होगी। वैसे आप चाहें तो यह सवाल पूछ सकते हैं कि जब जेल की दीवार से लेकर मरम्मत के बाद सड़क और टीचर्स के फ्लैट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, तो विधायक, पार्षद और वाइस चांसलर क्या करेंगे? प्रधानमंत्री ने यह काम वाराणसी में जुलाई 2021 में किया था। तब इन छोटे मोटे कार्यों को भी परियोजना कहा गया था। आपने कब सुना था कि किसी सड़क की मरम्मत हुई और उसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री आ गए? संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जो आलोचना हो रही है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राम मंदिर का ही शिलान्यास हो रहा था, याद कीजिए, उसका कवरेज निकाल कर देखिए, लगेगा कि सारा कार्यक्रम उन्हीं के लिए रचा गया है। कोरोना के समय टीके के सर्टिफिकेट पर उनकी तस्वीर लगाई गई। खूब आलोचना हुई कि दुनिया में कोई भी देश टीके के सर्टिफिकेट पर अपने प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का फोटो नहीं लगाता है, लेकिन उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। हां, रामदेव की जो दवा लॉन्च हुई थी, वो कोरोनिल वाली, उस पर उनका फोटो नहीं था। यह तो मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनके मंत्रिमंडल में और मंत्री नहीं हैं, मगर उन्हें आप कम ही उद्घाटन करते हुए देखेंगे। संसद की नई भवन के उद्घाटन का मामला बहुत गंभीर है। आज की रिपोर्ट इसी पर है, लेकिन आप ही सोचिए कि मंत्रियों को कैसा लगता होगा कि उनके हिस्से में गेस्ट हाउस का उद्घाटन ही कहीं ना रह जाए। हर जगह प्रधानमंत्री ही नजर आ रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री को सारे मंत्रियों को हटाकर सारे विभाग भी अपने ही पास रख लेने चाहिए। विपक्ष केवल संसद के उद्घाटन को लेकर सवाल नहीं उठा रहा है, उसका सवाल तो यह भी है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन रेल मंत्री क्यों नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री ही क्यों किए जा रहे हैं। आज भी दिल्ली देहरादून वंदे भारत को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए। क्या रेल मंत्री ऐसा करते तो उनकी सरकार के काम का प्रचार नहीं होता? फरवरी 2019 में पहला वंदे भारत का उद्घाटन उन्होंने किया था, तब से किए ही जा रहे हैं। अभी तक 17 में से 16 वंदे भारत को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखा चुके हैं। केवल एक वंदे भारत को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी नहीं दिखाई थी अभी तक। अक्टूबर 2019 में वैष्णो देवी से दिल्ली वाले वंदे भारत को गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वंदे भारत में ऐसी कोई चिप लगी हो, चिप 2000 के नोट की तरह? जब तक प्रधानमंत्री हरी झंडी नहीं दिखाएंगे, वंदे भारत नहीं चलेगी। भारतीय रेल की दूसरी सभी तस्वीरें मीडिया से गायब हैं। तमाम ट्रेनों को लेकर जनता परेशान है, मगर हर जगह वंदे भारत की तस्वीर है, क्योंकि देखने में यह आकर्षक लगती है। इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट 25 मई यानी आज की है। रेल मंत्रालय को 75 वंदे भारत लॉन्च करने में कई दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए 8-8 कोच की ट्रेन लॉन्च की जा रही है। आमतौर पर 16 कोच की ट्रेन होती है, लेकिन यहां तो एक ट्रेन से काटकर 2 ट्रेन बनाकर अभी लॉन्च किया जा रहा है, ताकि हर ट्रैक पर यह खूबसूरत ट्रेन नजर आए, लोग आकर्षित होते रहें। शुरू में कहा गया कि इसकी रफ्तार अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, मगर जो अभी चल रही है उनकी औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहां 160 किलोमीटर प्रति घंटे का दावा और कहां 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। देख लीजिए, 2024 के चुनावों को देखते हुए कुछ खास चीजों पर जोर रहेगा। विदेशों में भारत का नाम टॉप पर रहेगा, काम पर नहीं, नाम पर। नाम तो हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। उस नाम से क्या हुआ यह नहीं बताया जाएगा। दूसरा, रेलवे स्टेशन को चमकाया जा रहा है। और तीसरा, वंदे भारत, ताकि देखकर लोग मान लें कि काम तो हो रहा है, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम यह हो रहा है। सारा जोर दिखाने पर है। विदेश दौरे से लौटने पर बीजेपी के नेता गाजे बाजे के साथ प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंच गए। सूरज भी नहीं उगा था, तब से डेरा डाले हुए थे। प्रधानमंत्री ने वहां भाषण दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान वहां का जो कार्यक्रम था उसके कई आयोजक बीजेपी से जुड़े हुए थे।
इस तरह की रिपोर्ट है। हम उसे पूरी तरह से अभी बीजेपी की रैली नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या अब यह भी होगा कि बीजेपी की रैली से लौटने पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे? यह हिंदू अखबार की पत्रकार सुहासिनी हैदर का ट्वीट है। विदेश मामलों को कवर करती हैं, कैसे प्रोपेगेंडा होता है ध्यान से देखिए। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है कि अधिकारियों ने यह बताया है कि G7 के बाइडेन सहित कई नेताओं ने मोदी से भारतीय राजनीति में इतने लंबे समय से टिके होने का राज पूछा, क्योंकि वे क्वाड सम्मेलन में सबसे वरिष्ठ नेता थे। एक सामान्य दर्शक को पता नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या खेल हुआ है। इस पर संजय सिपाही मलानी ने ट्वीट कर दिया है कि बाइडेन तो 80 साल के हैं, यानी मोदी से उम्र में बड़े हैं। 1972 से अमेरिका के सीनेट के सदस्य हैं, तो क्वाड में सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हो गए? तो इस तरह से प्रोपेगेंडा हो रहा है। अमेरिका के अखबारों में क्या इस तरह की बातें छपी हैं कि बाइडेन ने मोदी से ऑटोग्राफ मांगा है? इसी पर सुहासिनी हैदर ने अपने ट्वीट में चेतावनी दी है कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी ऐसे कमरों में विश्व नेताओं के बीच हुई बातचीत के बारे में जानकारी लीक कर रहे हैं, जहां उनके अलावा कोई और नहीं होता। ऐसा करना कूटनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन है और प्रधानमंत्री मोदी को भी अजीबोगरीब स्थिति में डालने के जैसा है। क्या यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानकारी में नहीं होगी? जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे, संसद की नई इमारत के उद्घाटन से जुड़े सवालों को नहीं जान पाएंगे। यह जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से सब कुछ एक व्यक्ति के आसपास सिमटता जा रहा है। वही अकेले काम कर रहे हैं, वही अकेले नाम कर रहे हैं, वही अकेले उद्घाटन भी कर रहे हैं। विपक्ष केवल संसद भवन के उद्घाटन का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि वह इस प्रवृत्ति और प्रोपेगेंडा का भी विरोध कर रहा है कि यह अब सीमा के पार जाने लगा है। मीडिया लिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना काम करते हैं। विदेश यात्रा से लौटे तो वहां जनता को संबोधित किया एयरपोर्ट पर। यह तो बीजेपी की लाई गई भीड़ थी, उन्हें संबोधित किया तो यह उनका राजनीतिक काम था। क्या यहां पर संवैधानिक कार्य कर रहे थे? मीडिया लिखता है कि यहां भाषण देने के बाद प्रधानमंत्री ने वंदे भारत का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री थकते नहीं हैं। आप बताइए, क्या भाषण देना बहुत बड़ा काम है? क्या उद्घाटन करना, हरी झंडी हिलाना, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, बहुत भारी काम है? क्या इसमें बहुत मेहनत लगती है? क्या आप विदेश यात्राओं से लौटकर घर में काम नहीं करते? एयरपोर्ट से घर तक नहीं जाते? दफ्तर नहीं जाते? मीटिंग में हिस्सा नहीं लेते? सवाल तो यह होना चाहिए कि इस तरह के काम आप क्यों कर रहे हैं? एक ट्रेन का उद्घाटन रेल मंत्री भी तो कर सकते हैं। जब रेल मंत्री वहां मौजूद हैं तो हरी झंडी भी हिला सकते थे। और इतना भारी काम हो ही रहा है तो 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने कहा था कि 75 हफ्तों में 75 वंदे भारत आएगी। तब अखबारों में छपा कि 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत लॉन्च होगी, लेकिन मई 2023 तक तो 25% भी काम नहीं हुआ है। मीडिया लिखता है केवल 17 ट्रेनें ही लॉन्च हुई हैं, वो भी 16 कोच के बजाय 8 कोच की ट्रेन लॉन्च हो रही है। क्या प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है कि वे 75 ट्रेनों का उद्घाटन करते रहेंगे? क्या आप समझ रहे हैं कि इस देश के साथ क्या हो रहा है? जब प्रधानमंत्री बिना थके काम कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनके मंत्री खर्राटे ले रहे हों। वे भी उतना ही काम करते होंगे, तो उनकी तारीफ क्यों नहीं होती? फिर आप उस काम का नाम और काम का नतीजा भी तो पूछिए, बताइए कि कौन सा काम कर रहे थे। दरअसल सवाल यह होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के लिए प्रोपेगेंडा करने वाला गोदी मीडिया और उसके एंकर पत्रकार क्यों नहीं थकते हैं? विपक्ष केवल संसद भवन के उद्घाटन का विरोध नहीं कर रहा है, उस अंतहीन भूख का भी विरोध कर रहा है जो एक व्यक्ति के प्रचार और प्रोपेगेंडा के इर्द गिर्द सिमट गई है। अब हम आपको उन तस्वीरों को दिखाना चाहते हैं जो संसद भवन के निर्माण से जुड़ी हैं, जो अभी तक आती रही हैं, जिसे पीआईबी ने पिछले 1 साल में जिन तस्वीरों को जारी की है और प्रधानमंत्री ने अपने निजी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। हमारी नजर में मुख्य रूप से यही तस्वीर नजर आई जो जुलाई 2022 की है। इसमें राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन हुआ था। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं और उनके साथ राज्यसभा के उपसभापति भी दिख रहे हैं। इसके अलावा संसद के निर्माण से जुड़ी ज्यादातर तस्वीरों में आप देखेंगे कि केवल प्रधानमंत्री हैं। कभी आप उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उनकी तस्वीर यहां नहीं दिखाई देगी। कभी विपक्ष के नेताओं की तस्वीर यहां नहीं दिखाई देगी। देश की संसद बन रही है, अगर आप विपक्ष को अहमियत देते हैं तो एक आध चक्कर उनके साथ भी लगा सकते थे। देश को पता चलता कि विपक्ष की राय भी इसमें शामिल है। आम जनता का आत्मविश्वास बढ़ता कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबको साथ लेकर संसद की यह भवन बनाई है। बहुत सी तस्वीरों में प्रधानमंत्री अकेले दिखाई देते हैं। जाहिर है शुरू से ही इस लाइन पर चला जा रहा था कि इस इमारत के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक पर केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही छाप रहेगी। अब खबर आ रही है कि वे 60,000 श्रमजीवियों को सम्मानित करेंगे जो इस निर्माण कार्य से जुड़े हैं। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या यह अच्छा है? मजदूरों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? संवैधानिक प्रमुखों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? बात यहां उस काम की हो रही है कि अगर राष्ट्रपति उद्घाटन करती तो अच्छा रहता, लेकिन फोटो दिखाया जा रहा है कि यह कितना अच्छा है कि मजदूरों का सम्मान किया जाएगा। क्या दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते थे? राष्ट्रपति ही मजदूरों का सम्मान कर लेती। अगर संसद की नई इमारत का उद्घाटन करने की उन्हें इजाजत नहीं है तो कम से कम इसके निर्माण से जुड़े मजदूरों का ही सम्मान कर लेती। क्या इससे नरेंद्र मोदी सरकार का प्रचार कमजोर पड़ जाता? कई सांसदों ने इसके विरोध में ट्वीट किया है। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन से लेकर राजद सांसद मनोज झा तक ने। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है कि आमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम तक नहीं है। अगर भारत सरकार प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक को अपमानित कर सकती है तो प्रोटोकॉल के पालन का भार केवल विपक्ष के नेताओं पर क्यों होना चाहिए? राज्यसभा के एक और सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट किया है कि 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन है। मेरा सवाल है कि राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति का नाम इस कार्ड में क्यों नहीं है? आर्टिकल 79 के तहत संसद का गठन राष्ट्रपति और दोनों सदनों से होता है। यहां तो दोनों सदनों का उद्घाटन होना है। राज्यसभा के सभापति को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मेरी आपत्ति संवैधानिक है। मैं एक राज्यसभा का मेंबर हूं। कल जब मैंने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का निमंत्रण पत्र देखा पढ़ा तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उसमें राज्यसभा के तरफ से कुछ उल्लेख ही नहीं है कि हमारे चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। 2 हाउसेस का इनॉग्रेशन है, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसा बताया जाता है कि लोकसभा के स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर लिया है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने किया। बट राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब हैं उनके हाउस का भी तो इनॉग्रेशन है। उनका नाम तो पत्रिका में होना चाहिए था। आपने उसको कैसे छोड़ दिया? आपने इसलिए छोड़ा क्योंकि आर्टिकल 79 में बहुत क्लियरली लिखा है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट एंड 2 हाउसेस, दैट इज हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 2 अलग अलग हैं और आप दोनों का उद्घाटन कर रहे हो। आप खाली स्पीकर के एक प्रेजेंस में प्राइम मिनिस्टर से करा रहे हो जो हु इज ओनली अ लीडर ऑफ अ पार्टी इन लोकसभा, पार्लियामेंट्री पार्टी which happens to be the government। तो मेरे कहने का विषय ये है कि दिस इज एन इनकम्प्लीट वे ऑफ डूइंग इनॉग्रेशन। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, ये तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी है। और पार्लियामेंट इनकम्पासेस ऑल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें एक प्रकार से जुडिशरी का भी कंट्रोल रहता है, एग्जीक्यूटिव का भी रहता है और लेजिस्लेटिव वर्क भी होता है। और पार्लियामेंट का हेड इज ऑलवेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एक हाउस को आपने कंप्लीटली इरेलेवेंट कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट को इनवाइट तक नहीं किया क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर से सीनियर है, इसलिए उनका नाम कार्ड में नहीं आ सकता। तो मेरा कहना है कि बहुत अनुचित है जिस ढंग से किया जा रहा है। ये प्रजातांत्रिक तो है ही, बट मर्यादा के विपरीत है। भाई मोदी जी, आपने बनाया है, सबको पता है कि ये आपने बनाया है पार्लियामेंट हाउस, और इसका क्रेडिट भी आप ही को मिलेगा फ्यूचर में।
मगर अगर आप 3 और लोगों के साथ खड़े हो जाते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, आप भी खड़े होते, तो आपकी स्टेट्समैनशिप बढ़ती और मर्यादित कार्यक्रम होता। और क्रेडिट या डिस्क्रेडिट के लिए तो मेरे ओपिनियन में इसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। धन्यवाद। जय हिंद। राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा है, उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं। उनका ही नाम उनके सदन के सदस्यों को भेजे गए कार्ड पर नहीं है। क्या आप ऐसा उद्घाटन चाहते हैं कि राज्यसभा का उद्घाटन हो और राज्यसभा के सांसदों को आमंत्रण पत्र जाए और उस पर राज्यसभा के सभापति का नाम ना हो? आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, उन्हें ही नई इमारत का उद्घाटन करना चाहिए। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कर दिया। कायदे से तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति को ही करना चाहिए था, तब भी यह सवाल उठा था। यह झारखंड हाईकोर्ट का नया कैंपस है। 9 फरवरी 2013 को इसका शिलान्यास झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अल्तमस कबीर ने किया था। इसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 2012 में झारखंड सरकार ने इस कैंपस के लिए 165 एकड़ जमीन दी। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कैंपस है। 550 करोड़ की लागत से कोर्ट का नया भवन बना है। वरिष्ठ वकीलों के लिए 500 से अधिक चेंबर बनाए गए हैं। यहां की लाइब्रेरी में 5 लाख कानूनी किताबें हैं। यह कैंपस 2017 में ही बनकर तैयार हो जाना था, मगर 5 साल की देरी से तैयार हुआ। उद्घाटन तो इसका कोई भी कर सकता था, मगर इस महत्वपूर्ण कैंपस में राष्ट्रपति हैं, भारत के चीफ जस्टिस हैं, कानून मंत्री हैं, झारखंड के राज्यपाल हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। इससे इसकी शोभा कम नहीं होती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा उदाहरण पेश नहीं कर सकते थे? इस हाई कोर्ट के लिए पैसा और जमीन दोनों झारखंड सरकार ने दिया है, तो इस आधार पर क्या इसका उद्घाटन अकेले हेमंत सोरेन करते तो अच्छा लगता? जाहिर है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज हमारे बीच नए माननीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी भी हैं। मुझे लगता है झारखंड में शायद यह आपकी पहली यात्रा है। मैं भी आपका स्वागत करता हूं और एक बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यद्यपि भारत सरकार द्वारा सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रल सपोर्टेड स्कीम चलाई जा रही है, परंतु ऐसी कोई स्कीम उच्च न्यायालय के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर ज़मीन की कीमत जोड़ ली जाए तो आज राज्य सरकार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के लिए जो भवन बनाया गया उसकी लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। मेरा इसमें आग्रह है कि केंद्र सरकार भी उच्च न्यायालय के लिए कोई ऐसे स्कीम चलाए जिससे राज्य सरकार को भी आर्थिक रूप से उच्च न्यायालय में जो आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु एक सहायता मिल पाए। अगर झारखंड सरकार की जमीन और पैसे से हाईकोर्ट का ऐसा भव्य कैंपस बनता है तो किसी भी मायने में वास्तु संरचना डिजाइन के हिसाब से यह कमतर नहीं है देखने में, और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति कर सकती हैं, तो संसद की नई इमारत का क्यों नहीं कर सकती हैं? संसद की नई इमारत की लागत भी मीडिया में 1200 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इस लिहाज से झारखंड हाईकोर्ट का कैंपस का बनना भी कम बड़ी बात नहीं है। हम किस हाल में आ गए हैं? इमारतों में होने वाले काम पर चर्चा नहीं है, उनका उद्घाटन कौन करेगा इस होड़ में यह भी नहीं देखा जा रहा है कि किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट के उद्घाटन के संदर्भ में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है कि 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड हाईकोर्ट के कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह एक व्यक्ति का अहंकार और आत्म प्रचार की चाह ही है जिसने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को संसद की नई इमारत के उद्घाटन के संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया है। अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट और मोदी द इनॉग्रेट, यह लिखा है जयराम रमेश ने। तो फिर संसद की नई भवन के उद्घाटन में अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आती तो क्या यह सुंदर बात नहीं होती?
क्या संवैधानिक शिष्टाचार पर प्रचार इतना भारी पड़ जाएगा कि राष्ट्रपति की उपेक्षा कर दी जाएगी? यह विपक्ष का आरोप है। तमाम सांसदों ने इसका विरोध किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। 20 से अधिक विपक्षी दल उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। विपक्ष अपने पत्र में केवल उद्घाटन को लेकर विरोध नहीं जता रहा है, बल्कि बता रहा है कि कैसे विपक्ष की आवाज को दबाया जाता रहा है। हम इस पत्र को करीब करीब पूरा पढ़ रहे हैं ताकि विपक्ष की दलील को आप ठीक से समझ सकें। इस पत्र में लिखा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारे इस विश्वास के बावजूद कि सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है और जिस निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया था, उसकी हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम अपने मतभेदों को दूर करने और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए तैयार थे। हालांकि राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है, जो इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की मांग करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्यों का प्रमुख हैं, बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी हैं। वह संसद को बुलाती हैं, सत्रावसान करती हैं और संबोधित करती हैं। संक्षेप में, राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती है। फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया है। यह अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है और संविधान के पाठ और भावना का उल्लंघन करता है। यह सम्मान के साथ सबको साथ लेकर चलने की उस भावना को कमजोर करता है, जिसके तहत देश ने अपनी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का स्वागत किया था। संसद को लगातार खोखला करने वाले प्रधानमंत्री के लिए अलोकतांत्रिक कृत्य कोई नई बात नहीं है। संसद के विपक्षी सदस्यों को अयोग्य, निलंबित और मौन कर दिया गया है जब उन्होंने भारत के लोगों के मुद्दों को उठाया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने संसद को बाधित किया है। 3 कृषि कानून सहित कई विवादास्पद विधेयक को लगभग बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया है और संसदीय समितियों को व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है। नया संसद भवन सदी में एक बार आने वाली महामारी के दौरान बड़े खर्चे पर बनाया गया है, जिसमें भारत के लोगों या सांसदों से कोई परामर्श नहीं किया गया है, जिनके लिए यह स्पष्ट रूप से बनाया जा रहा है। जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है, तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। हम इस निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ शब्दों और भावनाओं में लड़ना जारी रखेंगे और अपना संदेश सीधे भारत के लोगों तक पहुंचाएंगे। कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है, इस भावना की पुष्टि होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहां सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के कई अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। कोई भी ऐसी चीज न हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। इतिहास सब कुछ स्मरण करेगा। कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, जेडीयू, आप, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव, सीपीआई, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एसपी, एमडीएमके, राष्ट्रीय लोकदल और झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत करीब 20 पार्टियों ने बहिष्कार का ऐलान किया है।
बाद में इसमें तेलंगाना में सरकार चला रही बीआरएस भी शामिल हो गई। आम आदमी पार्टी ने इसे शुभ अशुभ और पवित्र बनाम अपवित्र से जोड़ दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि राम मंदिर के शिलान्यास के समय तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। नए संसद भवन के शिलान्यास के समय भी मोदी जी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवा रहे। देश भर का एससी और एसटी समाज पूछ रहा है कि क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए नहीं बुलाते। कि जब इस संसद भवन के शिलान्यास का समय था तब देश के राष्ट्रपति श्री कोविंद थे, जो कि दलित समाज से आते हैं। उनको भी नहीं बुलाया गया, टोकने के बाद भी नहीं बुलाया गया। आज जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति से आती हैं। इतनी बहस की जा रही है मगर उन्हें बुलाया नहीं जा रहा। और मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी कुरीति रही हमारे समाज में कि जब भी कोई पूजा पाठ होता था, कोई यज्ञ होता था, कोई हवन होता था, दलित समाज के लोगों को उससे दूर रखा गया। कई बार तो मंदिरों तक के अंदर उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया और हजारों वर्ष से ये कुरीति हमारे समाज में रही। आज हमारे देश के पास एक बहुत बड़ा मौका है ये दिखाने के लिए कि ये कुरीति आज हमारे समाज में नहीं है। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश की राष्ट्रपति को एक यज्ञ से, एक शुभारंभ से, एक शुभ कार्य से दूर रख रही है, कुतर्क दे रही है, मगर उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है, ये वही रूढ़िवादी मानसिकता है जिसमें दलित समाज के लोगों को पूजा पाठ, शुभ कार्यों, यज्ञों, हवनों से दूर रखा जाता था। लेकिन बसपा नेता मायावती ने संसद भवन के उद्घाटन का समर्थन कर दिया है। बसपा ने देश हित और जनहित के मुद्दों पर केंद्र की सरकार का समर्थन करने का अपना पुराना इतिहास दोहराते हुए कहा कि 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी इसी संदर्भ में देखते हुए पार्टी इसका स्वागत करती है। बीजेपी के साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, बीजू जनता दल और शिरोमणि अकाली दल आदि भी समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी ने विपक्ष की निंदा की है और कहा है कि यह अपमानजनक है, यह हमारे महान राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसके जवाब में एक दलील दी है। कहा है कि विपक्ष को याद करना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट एनेक्स का उद्घाटन किया। 15 अगस्त 1987 को राजीव गांधी ने संसद की लाइब्रेरी की आधारशिला रखी। बात हो रही है संसद की नई इमारत की। सवाल हो रहा है कि इस नई इमारत का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, क्योंकि संसद की प्रमुख वही हैं, और जवाब दिया जा रहा है कि एनेक्स बिल्डिंग और लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया, आधारशिला किसने रखी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यह भी बता सकते थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 31 जुलाई 2017 को संसद परिसर में, उसी संसद परिसर में एक नई इमारत का उद्घाटन तो किया था। यह इमारत उसी एनेक्स बिल्डिंग का विस्तार, जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। तब तो कोई विवाद नहीं हुआ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। इसमें अकेले प्रधानमंत्री नहीं थे। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देखिए, उनके साथ कई मंत्री भी थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही सवाल तो उठाया है कि एक परिसर में अतिरिक्त भवन का उद्घाटन करना अलग बात है, संसद का उद्घाटन करना, उसकी नई इमारत का उद्घाटन करना अलग बात है। आप एनेक्स या लाइब्रेरी के उद्घाटन से संसद की इमारत के उद्घाटन के सवालों का हिसाब बराबर नहीं कर सकते हैं। मैं पाखंड बताना चाहती हूं नरेंद्र मोदी का। जब दलित राष्ट्रपति थे बहुत ढोंग रचा गया, बहुत ढोल पीटा गया इधर उधर, लेकिन नींव डालते वक्त रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को भी बहुत भुनाया गया, लेकिन उद्घाटन के वक्त उनको ना बुलाना इस देश की राष्ट्रपति महामहिम का घोर अपमान है और इसका हर पॉलिटिकल पार्टी
विरोध करती है। तो इतिहास तो रचा जाएगा, और इतिहास इसलिए रचा जाएगा क्योंकि जब देश की नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था तो समूचा विपक्ष उसके विरोध में खड़ा था, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति का अपमान हो रहा था, लोकतंत्र की प्रणाली का अपमान हो रहा था, और बहुत झूठ परोसा जा रहा है। इंदिरा जी ने ये कर दिया, राजीव जी ने वो कर दिया। सबसे पहले तो संसद का इनॉग्रेशन और अनेक्स और लाइब्रेरी का दो अलग अलग बातें हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस अनेक्स की बात करी जा रही है उसका फाउंडेशन स्टोन वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, उन्होंने ले किया था, इनॉग्रेशन इंदिरा जी ने किया। लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन राजीव जी ने ले किया था, इनॉग्रेशन के.आर. नारायणन जी ने किया। जब एक्सटेंशन हुआ अनेक्स का तो उसका फाउंडेशन स्टोन राज्यसभा के वाइस चेयरमैन हमिद अंसारी जी ने किया, और सोमनाथ चैटर्जी जी जो लोकसभा के स्पीकर थे उसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री किया। नींव भी प्रधानमंत्री डालेंगे, उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति को इससे दरकिनार करके। ट्विटर पर अजीब अजीब तरह की दलीलें दी जा रही हैं। कुल मिलाकर जेल की दीवार और सड़क की मरम्मत का उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को आप इन दलीलों से नहीं हिला सकते हैं। वे उद्घाटन करके रहेंगे। 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने एक महीने में 150 योजनाओं का उद्घाटन कर दिया। इसमें गाजियाबाद में एक गौशाला का शिलान्यास भी शामिल है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पढ़ा हूं। मेरा कहना है कि अगर उनके द्वारा किए गए उद्घाटनों की गिनती करा ली जाए तो वे भारत के सबसे अधिक उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री होंगे, और उनकी सरकार के बाकी मंत्री भारत के इतिहास के सबसे कम उद्घाटन करने वाले मंत्री साबित हो सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।